नमस्कार दोस्तों, मैं श्री संतोष लवारे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज हमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करनी है। मेरे प्रिय साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है निषेधात्मक वाक्य, नंबर 4 है संदेहवाचक वाक्य, नंबर 5 है संकेतवाचक वाक्य, नंबर 6 है आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 7 है इच्छावाचक वाक्य और नंबर 8 है विस्मयवाचक वाक्य। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी। मेरे प्रिय साथियों, अर्थ के अनुसार जो वाक्य के प्रकार है उसका पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं उसकी परिभाषा। जिस वाक्य में क्रिया के करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम विधानवाचक वाक्य किसे कहा जाता है उसे देख लेते हैं। अशोक पढ़ाई कर रहा है। भारत एक विशाल देश है। वह परिश्रम कर रहा है। वह भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर उक्त वाक्यों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्य करने का बोध हो रहा है। जैसे अशोक के माध्यम से पढ़ाई करने की क्रिया हो रही है। भारत एक विशाल देश यानी भारत देश के बारे में वहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तीसरे वाक्य में परिश्रम की भावना व्यक्त की है। तो वहाँ पर नंबर 4 में भाषण दिया जा। मेरे प्रिय साथियों, वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्रिया के न करने का बोध या न होने का बोध होता है उसे हिंदी में निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में निषेध व्यक्त करने के लिए नहीं अथवा न जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित उदाहरणों में वहां पर निषेध व्यक्त करने के लिए किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया है उससे पता चलता है कि निषेधात्मक वाक्य किसे कहा जाता है। उसका स्वभाव उदार नहीं है, यानी वहां पर वो व्यक्ति कंजूस है, इसलिए नहीं इस शब्द के माध्यम से निषेध व्यक्त किया है। उसने पढ़ाई नहीं की, यानी पढ़ाई नहीं की, इस तरह से निषेध दर्शाया गया है। वह लड़का आलसी नहीं है, यानी वह लड़का वहां पर क्या है, मेहनती है, लेकिन नहीं के माध्यम से निषेध व्यक्त करने की कोशिश की है। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, तो यानी सही काम करना चाहिए। तो इसे पता चलता है कि निषेधार्थक वाक्य में नहीं जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है जिससे निषेध व्यक्त होता है। मेरे प्रिय साथियों, वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए कब, कहा, कैसे, किसने, क्यों, किस लिए, कौन, कौन सा, किस प्रकार जैसे प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य समाप्त होने पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा जाए तो वाक्य के प्रकारों में यह सबसे आसान तरीका है अथवा आसान प्रकार कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से अगर हम देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आए? दूसरा वाक्य, तुमने कौन सा गलत काम किया? तो तीसरे वाक्य में तुम कौन हो? और नंबर 4 वाला जो वाक्य है, तुम्हारी मदद किसने की? तो उक्त वाक्य में क्यों, कौन सा, कौन, किसने जैसे शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया गया है। मेरे प्रिय साथियों, वाक्य का चौथा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में स्केप्टिकल सेंटेंस भी कहा जाता है। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध व्यक्त होता है उसे हिंदी में संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है।
तो इस वाक्य को पहचानने के लिए एक बात हमें याद रखनी है। इस प्रकार के वाक्य में संदेह व्यक्त करने के लिए शायद अथवा संभवतः जैसे शब्दों का अक्सर प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार का वाक्य याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया पूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए शायद अथवा संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेंगे। शायद मैं आज विद्यालय आ सकूंगा, यानी विद्यालय वह आ सकता है अथवा नहीं भी आ सकता है। शायद आज बारिश होंगी, यानी शायद इस शब्द के माध्यम से बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी बारिश होने की क्रिया पूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। संभवतः मैं आपका काम कर पाऊंगा। तीसरे वाक्य में वहां पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन काम वहां पर वो व्यक्ति कर भी सकता है अथवा नहीं भी। और नंबर 4 वाला वाक्य, शायद अगले सप्ताह परीक्षा होंगी, यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति के माध्यम से अथवा विद्यार्थी के माध्यम से कहा गया है कि शायद अगले सप्ताह वहाँ पर परीक्षा हो सकती है, यानी परीक्षा हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। तो उपर्युक्त वाक्यों को देखने के बाद अथवा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर संदेह की भावना हमारे सामने व्यक्त की है, और संदेह को व्यक्त करने के लिए उक्त वाक्यों में शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्य का 5वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है इंडिकेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी घटना की ओर संकेत किया जाता है उसे हिंदी में संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य में हमें विशेष ध्यान देना है कि इस प्रकार के वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना दिखाई देता है। यानी मेरे प्रिय साथियों, प्रिय छात्रों, इस प्रकार के वाक्य में आपको एक बात वहां पर ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। तो उदाहरण देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा। यदि वह पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता, यानी वहां पर पढ़ाई करने के बाद वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता। तो पढ़ाई करने की क्रिया उत्तीर्ण होने पर वहां पर अवलंबित है। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, यानी वहां पर वह सफल कब होता? जब वहां पर वह मेहनत करते। तो वहां पर उससे पता चलता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। तो तीसरे वाक्य में क्या कहा है देखिए, यदि तुम सुधर जाते तो आज पछताना न पड़ता, यानी वहां पर वह सुधर जाता तो उसे वहां पर पछताने की नौबत न आती। तो इन वाक्यों को देखने के बाद हमें वहां पर पता चलता है कि पहला वाक्य वहां पर क्या होता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर वहां पर निर्भर होती है। अगर वहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया तो वहां पर वह संकेतवाचक वाक्य नहीं हो सकता, यानी इसमें दो क्रियाएं होती है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। मेरे प्रिय साथियों, वाक्य का अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। उसे अंग्रेजी में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा, इच्छा प्रकट हो उसे हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य में किसी की भलाई, किसी की शुभ कामना, किसी की मंगल कामना वहां पर व्यक्त की जाती है। तो उदाहरण के द्वारा अब हम देखते हैं कि इच्छावाचक वाक्य कैसे तैयार होता है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो पहले वाक्य में वहां पर किसी के कल्याण की भावना व्यक्त की है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो,
अक्सर कोई यात्रा करने के लिए निकलता है तो उसकी मंगल शुभ कामना वहां पर की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मनोकामना व्यक्त की, तुम्हारी भूतो न भविष्यति तरक्की हो। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों का अक्सर वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी की तरक्की होनी चाहिए, इसलिए वहां पर क्या है, आशा व्यक्त की गई है। तो चौथे वाक्य में तुम परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, तो कहीं ना कहीं अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने है, यह भावना वहां पर व्यक्त की है, इसलिए यह इच्छा दर्शक वाक्य है। मेरे प्रिय साथियों, वाक्य का अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि के भाव व्यक्त होते हैं। और अक्सर जब आज्ञावाचक वाक्य बनाया जाता है तो इस वाक्य में करो, बैठो, खेलो, कूदो, पढ़ो, जाओ, मारो, हंसो जैसी वहां पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं को देखने के बाद पता चलता है कि यह आज्ञावाचक वाक्य है। जैसे रोज व्यायाम करो, यानी यहाँ पर क्या है, व्यायाम करने की आज्ञा दी गई है। सिपाहियों, दुश्मनों पर टूट पड़ो, यानी सिपाहियों को भी आज्ञा दी गई है किसे आक्रमण करने की। तुम वह गलत काम ना करो, तो यहाँ पर निवेदन किया है, उपदेश किया है, उपदेश की भावना दिखाई देती है, कृपया आप यह काम करोगे। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रार्थना का भाव दिखाई देता है। और अंत का जो वाक्य है, जोर जोर से हंसो ताकि सेहत अच्छी रहे, यानी वहां पर कहा गया कि जोर जोर से हंसने के बाद वहां पर सेहत अच्छी रहती है, इसलिए जोर जोर से हंसने का उपदेश भी दिया गया है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, इस प्रकार के वाक्यों में वहां पर क्या है, खास करके आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन जैसे वहां पर क्या है, भाव व्यक्त होते हैं और उक्त भावों को व्यक्त करने वाली क्रिया वाक्य में प्रयोग की जाती है। इसलिए इन क्रियाओं को हमें याद रखना है और उसका प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उसके अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार आता है विस्मयवाचक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा, शोक, आनंद, भय जैसी मानवीय भावनाओं को वहां पर व्यक्त किया जाता है। और मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के वाक्य में एक विराम चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम है विस्मय सूचक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का वहां पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उसमें सबसे आसान वहां पर वाक्य का प्रकार माना जाता है। इस प्रकार का वहां पर वाक्य जब परीक्षा में आता है तो शुरुआत में वहां पर जो शब्द आता है उस शब्द के बाद में हमेशा विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नांकित उदाहरणों को पढ़ने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि वहां पर विस्मयवाचक वाक्य अथवा विस्मय सूचक वाक्य कैसे पहचाना जाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इस वाक्य में वाह के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। शाबाश बहुत अच्छा काम किया, शाबाश के बाद वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अरे रे बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर अरे रे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, यानी वहां पर क्या है, मन को पीड़ा अथवा वेदना हुई, दुख हुआ, उसका भाव व्यक्त किया गया है। उसके बाद वहां पर क्या कहा गया, काश
मैं उसकी मदद कर पाता। यानी यहाँ पर इस वाक्य में मदद करने की भावना व्यक्त की गई है। छी, कितनी गंदगी है। कहीं ना कहीं वहाँ पर छी के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी वहाँ पर किसी न किसी प्रकार घृणा का भाव व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। और अंत में हे भगवान उसकी मदद कीजिए, यानी वहाँ पर क्या मदद करने का भाव व्यक्त किया गया है। तो उक्त उदाहरणों को पढ़ने के बाद वहाँ पर पता चलता है कि विस्मय सूचक अथवा विस्मयवाचक वाक्य में वहाँ पर हमेशा मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना वहाँ पर जरूरी होता है। इन मानवीय भावनाओं में हंसी, खुशी, क्रोध, घृणा, द्वेष, मत्सर जैसे वहाँ पर क्या है भावनाओं का अंतर्भाव होता है। अब हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार देखे हैं, उस वाक्य के प्रकारों को पढ़ने के बाद आप आसानी से परीक्षा में इसके उत्तर लिख सकोगे। आशा करता हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वह सभी समझ में आ गए होंगे। तो इन वाक्यों के प्रकारों को आप बारीकी से पढ़िए और वहाँ पर क्या है परीक्षा में वहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।